मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत करेंगे श्रद्धा वालकर मामले से, क्योंकि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं और कई ऐसे खुलासे हैं जिसे सुनकर आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। जैसे कि इस चार्जशीट में यह सामने आया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके हड्डियों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर उसको आफताब ने फेंक दिया। ये और इस तरह के कई सारे खुलासे हुए हैं। क्या कुछ पता चला है, देखिए इस रिपोर्ट में। आफताब अमीन पूनावाला की दिल्ली से लेकर दुबई तक लड़कियों से दोस्ती थी। उसने ये दोस्ती सभी से बम्बल ऐप के जरिए की थी। यही श्रद्धा और आफताब में झगड़े की मुख्य वजह थी। झगड़े की वजह से श्रद्धा आफताब से अलग होना चाहती थी। इसलिए 18 मई 2022 को दोनों दिल्ली से मुंबई जाना चाहते थे, लेकिन आफताब ने अचानक टिकट कैंसिल करवा दी। इसके बाद फिर दोनों में खर्चे को लेकर झगड़ा हुआ और फिर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। ये दर्ज है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान ले लिया है। ये कुछ 50-55 पेजेस हैं जो मेरे पास है, जो मैंने प्रिंट आउट किए। कुल कितने पन्नों की चार्जशीट है? ये करीब 6,500 पेज के आसपास है। इसमें क्या क्या एविडेंस पुलिस ने अटैच किए हैं, क्या क्या? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो कि फाइल करे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 6,600 पेज की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें आफताब के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट और श्रद्धा के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अलावा फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हड्डियों को मार्बल काटने वाले मिक्सर ग्राइंडर से पीसा और पाउडर बनाकर फेंक दिया। उसने शव को जलाने और उंगलियां अलग करने के लिए चिंगारी वाली टॉर्च का इस्तेमाल किया। हत्या के 3 महीने बाद उसने सिर का हिस्सा फेंका। मोबाइल और श्रद्धा की लिपस्टिक उसने मुंबई में फेंकी। हत्या के बाद उसने श्रद्धा के मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए। यहीं से उसके जुर्म का राज खुला। मोबाइल लोकेशन की जांच से पता चला कि हत्या के बाद भी श्रद्धा का मोबाइल आफताब के पास था। 18 मई की रात आफताब ने जोमेटो से सिर्फ अपने लिए एक चिकन रोल ऑर्डर किया, क्योंकि उसी दिन श्रद्धा की हत्या हो चुकी थी। हत्या के बाद पहले उसने शव को बड़े बैग में भरकर फेंकने का प्लान बनाया। इसके लिए बड़ा बैग भी लिया गया, लेकिन फिर उसे लगा कि इससे वो पकड़ा जा सकता है। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े काटने के लिए एक आरी, एक हथौड़ा और 3 चाकू का इस्तेमाल किया। श्रद्धा के शव को काटते वक्त उसके हाथ में कट लग गया था। इसमें जितनी भी चार्जशीट में पुलिस क्या क्या कहती है वो सही नहीं होता, तो केस अपने बनाने के लिए कहती है। हकीकत कुछ और है। हकीकत इससे परे है। हकीकत से कोई इसका लेना देना नहीं है। इसमें कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने, और दूसरा इसमें जो आफताब पूनावाला है जो इसमें एक्यूज्ड है, उसको चार्जशीट सर्व कर दी गई है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें 21 फरवरी है। हत्या के बाद जब आफताब की एक गर्लफ्रेंड घर पर आती थी, तब वो श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज से निकालकर किचन में रख देता था और उसके जाते ही वापस फ्रिज में रख देता था। 18 मई से अगले 3 दिन तक आफताब ने पानी की बोतलें बहुत ज्यादा मंगाई। श्रद्धा वालकर मामले में दिल्ली पुलिस ने तय समय में चार्जशीट पेश कर दी है और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। हालांकि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस केस की सुनवाई के दौरान चार्जशीट के साथ अपने पक्ष को कितनी मजबूती से रख पाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मानसिक तनाव आम जनजीवन में तो बढ़ा ही है, लेकिन लगातार हाई इंटेंसिटी ड्यूटीज करने वाले जवानों पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। यही वजह है कि हर साल 125 से ज्यादा जवान आत्महत्या कर रहे हैं और चिंता की बात यह है कि ये जो संख्या है वो हर साल बढ़ रही है। क्या लगातार चुनाव ड्यूटी की वजह से अर्धसैनिक बलों के जवानों में तनाव बढ़ रहा है? क्या हमेशा
हाई वैल्यू टारगेट्स को गार्ड करने के कारण ये जवान अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। यही वजह है कि अब सीआरपीएफ एक मनोवैज्ञानिक की सेवाएं लेने जा रही है ताकि वो जवान वीआईपी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनमें तनाव का लेवल कम हो। इस तरह के इश्तिहार भी हर एक अखबार में सीआरपीएफ छपवा रही है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जवानों में तनाव का लेवल कैसे गड़बड़ा रहा है इसका पता चलता है। सीआरपीएफ के एक एडिशनल सब इंस्पेक्टर ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के घर में खुदकुशी कर ली और दूसरा बड़ा मामला उड़ीसा का है जहां एक मंत्री को उसी के गार्ड ने गोली मार दी। वैसे सीआरपीएफ अकेली नहीं है इस तरह के जवानों के तनावों से जुड़े मसलों से जो जूझ रही है। आईटीबीपी में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। ये केंद्रीय बल लगातार मनोवैज्ञानिकों की मदद से निश्चय नाम का प्रोग्राम करती है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, अलग अलग अंगों में स्ट्रेस होता है, इसीलिए ऐसी एक्टिविटीज करने की जरूरत है जिससे अलग अलग अंगों से स्ट्रेस निकले। जैसे सिंह गर्जासना हम कई बार करवाते हैं। सिंह गर्जासना मतलब शेर का आसना। शेर का आसना में ऐसे करना है कि शेर की तरह दहाड़ना है। जो अंदर भी इमोशंस हैं, जो अंदर डर है, जो ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको बाहर निकालना है चिल्लाने के फॉर्म में। बहुत बार हंसना भी बहुत सुंदर एक्सरसाइज होती है। जब हम खिलखिला के हंसते हैं एक बच्चे की तरह, वो भी कर सकते हैं। वैसे खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। पिछले 10 साल में अर्धसैनिक बलों में 1205 लोगों ने जान दे दी। चिंता की बात इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले 5 सालों में इनमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 153 जवानों ने, 2020 में 149, 2019 में 133, 2018 में 97 और 2017 में 125 जवानों ने जान दे दी। जवानों का कहना है कि एनएसजी और एनडीआरएफ में इस तरह के मामलों में इसलिए कमी है क्योंकि वो रेजिमेंटेशन फॉलो करते हैं और वहाँ कामकाज का तरीका भी अलग है। सरकारें जानती हैं कि आखिर मसला क्या है, लेकिन फिर भी इन जवानों की मुश्किलों का निवारण नहीं कर पा रही हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई और इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग के बावजूद अगर इस तरह के मामले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार को इस और खास तवज्जो देने की और ज्यादा जरूरत है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई में चोरी और छिनैती के एक आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस को 26 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनानी पड़ी और ये टीम एम्बुलेंस से जाकर बड़ी मुश्किल से उसने इस आरोपी को पकड़ा। दरअसल ये आरोपी उस इलाके में था जो चोरी के लिए मशहूर है और वहां के लोग पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डरते। इसी वजह से पुलिस को 26 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनानी पड़ी। इस रिपोर्ट को देखिए। मिलिए स्पेशल 26 से। ये अपनी जान पर खेलकर लुटेरे को पकड़ने वाले मुंबई के जाबाज पुलिस वाले हैं, जिनका सत्कार मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी खुद कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि एक चोर को पकड़ने के लिए 26 पुलिस क्यों? ये जानने के लिए हमें मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कल्याण के अंबीवली गांव में जाना होगा, जहां की ईरानी बस्ती चोरों की पनाहगार के तौर पर इतनी कुख्यात है कि पुलिस वाले भी वहां जाने से घबराते हैं। अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड है कि वहाँ वो जो ईरानी बस्ती है अंबोली में, वहाँ पुलिस जाने के बाद पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है, पुलिस के मारा जाता है और फिर वापस उनको भगा दिया जाता है, क्योंकि पूरी बस्ती में उनकी जो लेडीज है वो लेडीज आगे आती है और हमें पुलिस पे अटैक कर देते हैं। पुलिस ही नहीं, आसपास के स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं। गाँव वालों के साथ भी 2-4 बार झगड़े हुए थे, तो हम लोग सब जन ने ना एक मुहिम लगाई थी इनके हटाव के लिए। तो थोड़ा सा राजकारण, मतों का राजकारण बीच में आता है और फिर वो लड़ाई रुक जाती है। इन लोग का उपद्रव स्टेशन एरिया में बहुत है, दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, ये लोग गुने करते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर मौका भी है। मुंबई में एक चेन स्नैचिंग मामले की जांच कर रही एमएचबी पुलिस को जब पता चला कि आरोपी मोहम्मद जाकिर सैयद उर्फ सांगा कल्याण की ईरानी बस्ती का ही रहने वाला है और 4 फरवरी को बस्ती में ही एक चाय की दुकान में आने वाला है, तब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन ये आसान नहीं था, इसलिए जोन 11 के अलग अलग पुलिस थानों से 26 पुलिसकर्मियों को चुना गया और सादे कपड़ों में अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। भाड़े से एम्बुलेंस लिए थे और एम्बुलेंस हमें जहाँ वो चाय पीने के लिए वो टपरी पे बैठा था वहाँ एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस में उसको डाला हमने।
उसको डालने के बाद इमीडिएट उनको पता चला कि पुलिस ने वहाँ का एक जो ये एक आरोपी को उठाया है, तो वो लोग ने दोनों एम्बुलेंस और हमारे गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्हें अपना लाठी से वार करने की कोशिश की। जो आरोपी था, जो मोहम्मद जाकिर सैयद उर्फ सांगा, वो एक पुलिस की एक टीम के हत्थे चढ़ गया था। लिहाजा एक टीम उसे लेकर भागनी शुरू हुई। दूसरी टीम ने जो महिलाएं आगे बढ़ रही थी उनका मुकाबला किया, उनको दूर रखा और फिर भागते हुए लगभग 800 मीटर उस आरोपी को लेकर भागे हैं वो। और भागने के बाद जब दूर एम्बुलेंस थी, उस एम्बुलेंस में रखा है और उसके बाद धीरे धीरे सभी टीमें वहां पर किसी तरह से पहुंची और फिर उस एम्बुलेंस में बैठकर पूरे के पूरे लोग सब और अपनी दो गाड़ियों में बैठकर किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। 25 साल के आरोपी मोहम्मद जाकिर सैयद उर्फ सांगा पर मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 27 के करीब चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। गुजरात में मकोका का केस है, जिसमें हाल ही में वो जमानत पर छूट कर बाहर आया था। कल्याण के आंबीवली में ईरानी बस्ती के आरोपी मुंबई सहित पूरे राज्य में चेन स्नैचिंग के साथ नकली पुलिस बनकर बुजुर्गों और महिलाओं से झूठ बोलकर गहने ठगने के लिए भी कुख्यात हैं। लेकिन एक तो ये जल्दी पुलिस के पकड़ में नहीं आते, दूसरे पकड़े जाने के बाद उनसे चोरी के माल की बरामदगी भी कम ही हो पाती है। कल्याण से सुदेश मालवीय और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो युद्ध के समय यूक्रेन से वापस भारत लौटा है। अब यूक्रेन ने एक बार फिर से ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत की है और इन छात्रों को यूक्रेन आकर क्लास लेने कहा है। लेकिन इन छात्रों को यूक्रेन पहुंचने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये परेशानियां? सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के बाहर जमा सैकड़ों छात्र, ये वो हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आजकल हर रोज यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। 22 साल की धृति जोशी राजस्थान की रहने वाली हैं और यूक्रेन की एक विश्वविद्यालय में मेडिकल की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। धृति की बुधवार सुबह रोमानिया की फ्लाइट है, लेकिन अभी तक रोमानिया दूतावास ने धृति और धृति जैसे हजारों बच्चों को यूक्रेन जाने के लिए ट्रांजिट वीजा नहीं दिया है। हमने रोमानिया के वीज़ा का अप्लाई किया था, ट्रांजिट वीज़ा का, और हमने 16 को एप्लीकेशन डाल दी थी। तब उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, वीज़ा फ़ी ले ली, हमें ये वो दे दिया रिसिप्ट कि ये आपकी वीज़ा का रिसिप्ट है, हमें सब कुछ मिल गया। बट तब उन्होंने हमें नहीं बोला कि आपको यूक्रेन एम्बेसी से लेटर चाहिए होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 डेज़ में वीज़ा मिल जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। हम डेली मेल का वेट करते रहे, हमारे पास कोई मेल, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई। कल जब हम आए यहाँ पे, हमारी कल की फ़्लाइट है वेडनेसडे की, और जब मैं कल मंडे को यहाँ पे आई और रोमानिया एम्बेसी पहुँची, तो उन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन से एक लेटर लाना होगा जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप यूक्रेन के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। अब हम यहाँ यूक्रेन एम्बेसी में आए हुए हैं कि आप हमें वो लेटर प्रोवाइड करें, और अभी तक हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। दरअसल यूक्रेन में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और छात्रों को फरमान भेज दिया है कि यूनिवर्सिटी आकर कक्षा में हिस्सा लें। लेकिन यूक्रेनी दूतावास से कागजात न मिल पाने के कारण रोमानिया, पोलैंड जैसे देश इन बच्चों को ट्रांजिट वीजा नहीं दे रहे। हम लोग यहाँ मतलब एक मंथ से ऐसे दौड़ रहे हैं सर। पिछले मैं 15 तारीख को यहाँ आया था, 3-4 दिन उधर दौड़ा, फिर ये लोग बोले कि जाओ तुम लोग घर जाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स है हम लोग ने वो जमा कर दिया था यहाँ पे। फिर भी ये लोग ना मेल किया ना कुछ किया। हमारी कल फ्लाइट है, सुबह में 6:55 की फ़्लाइट है। हम लोग 2 दिन से 3 दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे, और सारे स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। 25 डेज से अपन कंटिन्यू दिल्ली में ही है, घर भी नहीं गए हैं, और हमें लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे भी रह रहे हैं, हमें खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, हर दिन के खर्चे हैं, और घर तो जा ही नहीं पा रहे, और हम डेली चक्कर काटते हैं एम्बेसी के, हमें और प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता सर हमें। यूक्रेनी दूतावास ने हमें औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया है, बस ये कह दिया है कि भारतीय छात्रों को लेकर दूतावास में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध ने यूक्रेन में पढ़ रहे लगभग 20,000 छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। इन बच्चों की एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। पहली बात तो यूक्रेन से इनकी यूनिवर्सिटी इनको बुला रही है, अगर ये नहीं जाते हैं तो इनका करियर ख़राब होता है। अब ये जाना चाहते हैं तो एक तो रुक रुक के युद्ध हो रहा है, और दूसरा इनको जाना पड़ेगा पड़ोसी देशों से जहां से उनको ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो वाकई में इन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन और मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, इन दो स्कॉलरशिप्स को बंद कर दिया गया है। दरअसल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, जिसका कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं। इसमें डर यह है कि बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। इन स्कॉलरशिप्स को बंद करने का किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय पर असर पड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाली आफरीन कुरैशी सिलाई मशीन चलाकर कमाई करती हैं ताकि उनकी दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सके। इनकी 2 बेटियां हैं और घर चलाने वाली ये अकेली। केंद्र सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति से इन्हें थोड़ी राहत मिल जाती थी। हर छात्र के 1000 रुपए सालाना मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने उसे बंद कर दिया। आफरीन के लिए उस 1000 की बहुत अहमियत थी और उसके बंद होने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। स्कॉलरशिप जो मिलती थी वो हम लोग को बहुत सहूलत थी स्कॉलरशिप की। एक टाइम हम लोग को स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे हम लोग ड्रेस लेते थे बच्चों का 1 साल। वो ड्रेस हम लोग रिपीट 3 साल चलाते। फिर एक बच्ची को मिलती है, 2 बेटियां हैं मेरी, तो उसमें से एक दूसरी को मिलती तो हम लोग उससे कॉपी किताब खरीदते। हम लोग को बहुत सहूलत थी स्कॉलरशिप की। जैसे कभी ड्रेस आ गया, कभी कॉपी किताब आ गई, कभी सैंडल है, जूते हैं, स्कूल के बहुत से खर्चे रहते थे, वो उन ज़रूरतों से पूरे हो जाते थे स्कॉलरशिप से। नहीं आएगा तो बहुत नुकसान होगा, हम लोग को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कुछ भी काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे हम लोग की ज़रूरतें पूरी हो जाए तो हम लोग के बच्चे पढ़ पाएंगे आगे। इसी इलाके में रहने वाली कैकशा खान दिन भर इसी तरह से कढ़ाई का काम कर अपना घर चलाती हैं। अपने 2 बेटियों के साथ ये कुर्ला इलाके के एक मकान में किराए पर रहती हैं। कढ़ाई के काम में बमुश्किल महीने के 7 से 8 हजार की कमाई है, जिसमें इन्हें अपने घर खर्च के साथ बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है। वजीफा बंद होने से परेशानी बढ़ी है और काम भी। 1000 रुपए में कैसा बच्चे लोग का जो स्कूल में यूनिफॉर्म्स और कॉपी किताब जो आती थी ना, पहले बच्चे लोग थे, इन लोग का स्कॉलरशिप का जो कुछ भी मतलब पैसा इन लोग को मिलता था। अभी कैसा ना, वो जो पैसे में मतलब अभी मैं कोई काम में मैं डबल मेहनत हो गई है, जिससे मुझे खाना आना पकाने का रहता है। समझो अभी दिन भर का पका लिए तो बच्चे लोग के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्या बच्चों को कहीं लेके जाना आना, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं होता। अब मैं सोचती हूँ वही 2 पैसे के लिए मेरे, और मैं अगर ये काम कर दूंगी 1-2 घंटा और, तो मेरे वो पैसे मेरे बच्चों को काम आएंगे। छात्रवृत्ति बंद किए जाने के विरोध में मुंबई के आजाद मैदान में हाल ही में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरअसल 2006 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के वजीफे की शुरुआत की। 1ली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और एमफिल पीएचडी छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की शुरुआत की गई। सच्चा रिपोर्ट के आधार पर ये वजीफे उन छात्रों को मिले जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम थी और छात्रों के 50% से ज्यादा अंक आते थे। 2014 से 2022 के बीच करीब 5.2 करोड़ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई और 6,722 छात्रों को मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप दी गई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे ये कहते हुए बंद कर दिया है कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त होती है। मुसलमानों के अलावा जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती थी। गरीब बस्तियों में स्कूल चलाने वाली प्राध्यापिका आयशा अब्दुल बताती हैं कि स्कॉलरशिप बंद होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई रुकने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है। कि लड़कों को तो कैसे वैसे माँ बाप बोलेंगे नहीं पढ़ाना है, लेकिन लड़कियों को बोलेंगे अगर लड़की तो बोलेंगे जाने दो, उनको आगे क्या करना है, उसको पढ़ा नहीं, उनको पता है, उनको पहले से पता होता है कि हम ज्यादा आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, वैसे 10वीं तक ही हम पढ़ा लेंगे क्योंकि स्कूल हमारे एरिया में है, तो यहाँ पे नजदीक होने के से बच्चे 10वीं तो कर लेते हैं। लेकिन अब क्या होगा, इसके वजह से 10वीं भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको मतलब उनके पास है ही नहीं कुछ। बच्चे पेरेंट्स एकदम बेसहारा, उनके पास है ही नहीं, इनकम का कोई जरिया ही नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि फिर बच्चों में देखा जाए तो लड़कियों को ही बिठा देते हैं घर में। केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार का हवाला देकर इस वजीफे को रोकने की वजह बता रही है, लेकिन स्कॉलरशिप जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष, मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और योजना आयोग के पुरपलाव सदस्य डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर का मानना है कि सरकार ने इसे इसलिए बंद किया क्योंकि कुल रकम में से 75% वजीफा मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दिया जाता था। I accuse the government, in fact they are targeting the Muslim community.
मैं सरकार पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगा रहा हूं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2014 से 2022 में 3.63 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दी गई। स्कॉलरशिप को रोकने का मतलब है ड्रॉप आउट बढ़ेगा और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। मौजूदा बजट सत्र में इस स्कॉलरशिप को बंद किए जाने पर सवाल पूछे जाने के बाद अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखित जवाब में कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा होने के कारण केवल कक्षा 9 और 10 के छात्रों को अब छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है। इसलिए सरकार ने 2022-23 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। स्कॉलरशिप बंद होने का सबसे ज्यादा असर अधिकांश उन परिवारों पर पड़ा है जहां पर ये बच्चे अपने परिवार की पहली पीढ़ी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इनका भी भविष्य अधर में है। दरअसल स्कॉलरशिप वंचित समाज से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए की जाती है, लेकिन अब वंचित समाज के छात्र ही इससे दूर होते हुए दिख रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर और प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।